फिल्म की शुरुआत में हम एक प्रशिक्षु से मिलते हैं जिसका नाम रेबेका है, जो अपने अंतिम निगरानी वाले कार्य को कर रही है। वह शव संरक्षण की प्रक्रिया कर रही होती है, जिसमें रसायनों की मदद से मृत शरीर को सुरक्षित रखा जाता है, और वह हर छोटे से छोटे विवरण पर पूरा ध्यान देती है। उसका मार्गदर्शक रेमंड उसके काम की सराहना करता है, लेकिन उसके कलाई पर बने घावों को देख लेता है, जिन्हें वह तुरंत दस्ताने से छिपा लेती है। इसके बाद रेबेका एक चीरा लगाती है और शरीर से रक्त निकालना शुरू करती है। एक समय पर रेमंड को शव की उंगलियों में हलचल दिखाई देती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और रेबेका को इसका पता नहीं चलता। वह शरीर में संरक्षण द्रव भर देती है, प्रक्रिया पूरी करती है और रेमंड पुष्टि करता है कि वह सफल हो गई है। इसके बाद रेबेका शव को फ्रीजर में रख देती है। वापसी के रास्ते में उसे एक अजीब सी भारीपन महसूस होती है और टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है, लेकिन वह तैयारी कक्ष की सफाई करने चली जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे तहखाने से कुछ सामान लेना है, लेकिन वहां बहुत अंधेरा होता है और वह झिझकती है। अचानक कुछ हिलता है जिससे वह डर जाती है, लेकिन वह रेमंड निकलता है। वह बताती है कि वह सामान लेने आई थी, लेकिन रेमंड उसे सख्ती से कहता है कि वह कभी भी तहखाने में न जाए और इसके बजाय सामने वाले भंडारण कक्ष का उपयोग करे। रेबेका के जाने के बाद हम देखते हैं कि अंदर एक दानव मौजूद है, और यह स्पष्ट है कि रेमंड इसके बारे में जानता है क्योंकि वह दरवाजा बंद कर देता है। बाद में रेमंड रेबेका से कहता है कि अब से उसे सब कुछ अकेले संभालना होगा। वह यह भी स्पष्ट करता है कि किसी को भी शवगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वह बताता है कि रेबेका दिन की शिफ्ट में काम करेगी, जबकि वह रात की आपात स्थितियों को संभालेगा। वह कहती है कि उसे रात में काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रेमंड मना कर देता है। उसी समय रेबेका को तेज सिरदर्द का दौरा पड़ता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और रेमंड उसे सप्ताहांत में आराम करने को कहता है और फिर आधिकारिक रूप से उसका स्वागत करता है। उसके जाने के बाद रेमंड तहखाने में वापस जाता है और एक जंजीर से बंधे व्यक्ति से बात करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वह व्यक्ति हमें नहीं दिखाया जाता। दूसरी ओर रेबेका घर पहुंचती और अपनी चाबियां मेज पर रख देती है। कुछ समय बाद जब वह वापस आती है तो उसे चाबियां गायब मिलती हैं और वह अपनी नोटबुक में बने एक अजीब चिन्ह को भी नहीं देख पाती। सौभाग्य से उसे बाद में चाबियां दूसरी मेज पर मिल जाती हैं और वह अपने साप्ताहिक सहायता बैठक में चली जाती है। बैठक में वह सभी को बताती है कि वह 1 वर्ष से नशा मुक्त है और समझाती है कि नशे की लत के दर्द और शर्म से निपटना कितना कठिन रहा है। वह सभी का धन्यवाद करती है। रेबेका की दादी भी वहां मौजूद होती हैं। उसकी मार्गदर्शक के लिए उसे बताती कि उसे खुद पर गर्व होना चाहिए, लेकिन यह भी जोड़ती है कि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और उसे बैठकों में आना जारी रखना चाहिए। तभी रेबेका एक गंजे आदमी को देखती है जो केवल उसे दिखाई देता है, और वह डरावनी आवाज में उसका नाम फुसफुसा रहा होता है। बैठक के बाद रेबेका अपनी कार में बैठी रहती है और अंदरूनी अंधेरी इच्छाओं से जूझती है। वह कुछ समय के लिए एक नशा बेचने वाले के पास जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बिना कुछ लिए वहां से चली जाती है। उसी दौरान रेमंड उसे फोन करता है और तुरंत शवगृह आने को कहता है, क्योंकि शहर के मुर्दा घर से कई शव स्थानांतरित किए गए हैं। वह बताता है कि वह स्वयं वहां नहीं आ सकता। रात की शिफ्ट के लिए बुलाने के लिए माफी मांगता है, उसे शुभकामनाएं देता है और कॉल समाप्त कर देता है। कुछ समय बाद रेबेका शवगृह पहुंचती है और रेमंड के निर्देश पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि सभी शवों का संरक्षण और दाह संस्कार दोनों किया जाना चाहिए। हालांकि वह भ्रमित थी, फिर भी उसने उनके निर्देशों का पालन किया। उसने संगीत चलाया और पहले शव पर काम करना शुरू किया, जो एक व्यक्ति था जिसका नाम मिस्टर लेबोविच था। उसे जांचने एहसास हुआ कि उसकी चोटें ताजा थीं। उसने शरीर को साफ किया और शव संरक्षण की प्रक्रिया पूरी की। काम पूरा करने के बाद उसने संगीत बंद किया और कागजी कार्य शुरू किया। उसे इस बात का पता नहीं चला कि शव का सिर हिलता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं जब वह कंप्यूटर में विवरण दर्ज कर रही थी। हमने देखा कि फाइल पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ है। काम पूरा होने पर उसने शव को दाह के लिए भट्टी में डाल दिया और वह जल गया। बाद में जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह घबरा गई, क्योंकि उसकी कार का दरवाजा खुला हुआ था। वह जल्दी से बाहर गई और उसे बंद किया, और शवगृह की खिड़की के प्रतिबिंब में उसे कुछ पल के लिए लाल आंखों वाली एक आकृति दिखाई दी। इसके बाद वह सामान रखने वाले कमरे में गई, जहां अचानक उसे तेज सिरदर्द हुआ और हल्की अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। जब उसे होश आया तो वह एक कुर्सी पर बैठी थी और उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची। उसी समय फोन बजा। वह जल्दी से फोन उठाने गई और उसने ध्यान नहीं दिया कि एक और फाइल पर एक चिन्ह बना हुआ है।
यह रेमंड था जो पूछ रहा था कि काम कैसा चल रहा है। उसने बताया कि तूफान के कारण लाइटें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है। उसने यह भी कहा कि वह दूसरे शव पर काम शुरू करने वाली है। कॉल खत्म होने के बाद दृश्य रेमंड पर चला जाता है, जहां हम उसे अपने शरीर पर कुछ बनाते हुए देखते हैं। इस बीच रेबेका एक और शव लाती है, लेकिन अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में शव का हाथ हिलता है। रेबेका देखती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए वह मोमबत्तियां ढूंढने जाती है। लेकिन उसे एक दराज में एक डिब्बा मिलता है जिसमें केवल कागज की पट्टियां होती हैं। वह एक पट्टी जलाती है और वापस शव के पास जाती है। जब उसे पता चलता है कि शव का हाथ हिल गया है, तो वह उसे वापस सही स्थिति में रख देती है। उसे इस बात का पता नहीं चलता कि पीछे दीवार पर एक चमकता हुआ चिन्ह बन रहा है। चादर के नीचे शव का सिर हिलता है और एक डरावनी मुस्कान बन जाती है जिसमें सफेद आंखें दिखाई देती हैं। रेबेका को कुछ पता नहीं चलता और वह शव को भट्टी में डालकर जला देती है। इसके बाद वह तीसरे शव पर काम शुरू करती है, जो एक युवा लड़की का होता है, जिसके शरीर पर गहरे घाव और चोटें होती हैं। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वह देखने जाती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, शव अपनी आंखें खोलता है और सिर हिलाता है, और पास के कागज पर एक और अजीब चिन्ह बन जाता है। रेबेका धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दूर एक काली आकृति को लाल चमकती आंखों के साथ देखती है। तभी लाइटें वापस आ जाती हैं और वह आकृति गायब हो जाती है। जब वह वापस तैयारी कक्ष में आती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि शव गायब है। उसी समय फोन बजता है। जब वह फोन उठाती है तो एक आदमी की आवाज कहती है, यह तुमने किया है। घबराकर रेबेका पूछती है कि वह कौन है, लेकिन वह जवाब देता है, यह सब तुम्हारी गलती है। डर के कारण वह फोन काट देती है, लेकिन फोन फिर से बजने लगता है। अचानक उसे अपने हाथों पर खून दिखाई देता है। घबराकर वो अपना लैब कोट उतारती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके हाथ बिल्कुल साफ हैं, कोई खून नहीं है। फोन फिर बजता है और इस बार जब वह उठाती है तो वह व्यक्ति शांत होकर कहता है कि वह एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट करना चाहता है। रेबेका को एहसास होता है कि यह कॉल करने वाला उसका पिता बेन है। वह कहता है कि उसकी 14 साल की बेटी लापता है। यह बात एक दर्दनाक याद को जगा देती है। रेबेका को याद आता है कि उसने ड्रग्स के कारण ओवरडोज किया था और एक झील के पास बेहोश हो गई थी। जब पुलिस ने बेन से 24 घंटे इंतजार करने को कहा तो वह गुस्से में बोला कि वह खुद उसे ढूंढेगा। उसी रात उसकी मौत हो गई और रेबेका आज तक उसकी मौत के गिल्ट के साथ जी रही है। एक अजीब प्राणी का दृश्य देखने के बाद रेबेका बेहोश हो जाती है और बाद में अपने घर में बिना याददाश्त के जागती है कि वह वहां कैसे पहुंची। जब वह बाथरूम की ओर जाती है तो उसे दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पास जाती है, बाथरूम का शीशा धुंधला हो जाता है और उस पर संदेश दिखाई देता है, मुझे अंदर आने दो। खटखटाहट जारी रहती है। यह केली है जो रेबेका से दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। डरी हुई रेबेका अंततः दरवाजा खोलती है। केली तुरंत शक करती है कि रेबेका ने ड्रग्स लिए हैं, लेकिन रेबेका इनकार करती है और कहती है कि उसे याद ही नहीं कि वह घर कैसे पहुंची। केली फिर पूछती है कि क्या उसे बुलाने की याद नहीं। भ्रमित रेबेका कहती है कि उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन केली उस पर विश्वास नहीं करती। हताश होकर रेबेका उससे विश्वास करने की विनती करती है। केली उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे गले लगा लेती है। अचानक रेबेका पर दैवीय प्रभाव आ जाता है। वह केली को कसकर पकड़ लेती है और केली किसी तरह उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेबेका उस पर हमला कर देती है, उसकी उंगली काट देती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। फिर वह एक उपकरण उठाकर उसे केली के कान में घोंपकर उसकी हत्या कर देती है। लगभग तुरंत ही रेबेका को होश आ जाता है और वह अपने किए पर भयभीत हो जाती है। वह जल्दी से अपने हाथ साफ करती है और रेमंड को फोन करती है, जो पूछता है कि उसने क्या अनुभव किया। घबराई हुई रेबेका बताती है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है और वह घर पर है। रेमंड उसे तुरंत शवगृह वापस आने के लिए कहता है। जब वह झिझकती है तो वह जोर देकर कहता है कि वह वहां सब समझा देगा और उसे भरोसा दिलाता है कि इस समय शवगृह उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है, कहीं और वह दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। तभी केली का मृत शरीर अचानक उठता है, अपने कान से उपकरण निकालता है और रेबेका की ओर बढ़ने लगता है। डर से रेबेका दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है उसे असली केली खड़ी मिलती है। रेबेका वहां से भाग जाती है और उसे एहसास होता है कि पूरी हत्या एक भ्रम थी। इसके बाद रेबेका को शवगृह वापस जाते हुए दिखाया जाता है। वहां पहुंचने पर रेमंड उसे समझाता है कि दैत्य मृत शरीरों में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें कोई उपयुक्त जीवित शरीर नहीं मिल जाता।
वह बताता है कि वह और रेबेका दोनों में एक खास कमजोरी है और एक दैत्य ने उसे चुन लिया है, जो उसके सबसे अंधेरे रहस्यों और दर्दनाक यादों का उपयोग करके उसे कमजोर कर रहा है। रेबेका उसे रोकने की विनती करती है, लेकिन रेमंड चेतावनी देता है कि दैत्य उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे तब तक यातना देगा जब तक वह टूटकर समर्पण नहीं कर देती। वह यह भी कहता है कि उनके पास बहुत कम समय है। दैत्य पहले ही उससे जुड़ चुका है और एक बार पूरी तरह काबू पा लेने के बाद वापसी संभव नहीं होगी। रेमंड जल्दी जल्दी उसे सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि दैत्य को नरक में वापस भेजने के लिए उसका नाम जानना आवश्यक है, लेकिन उसका असली नाम बोला नहीं जा सकता। वह उसे प्रतीकों की एक श्रृंखला दिखाता है और बताता है कि इन्हें जोड़ने पर दैत्य का स्थान नरक के 3 भागों में से एक में पता चलता है: अंधकार, विनाश या अनुकरण। वह यह भी बताता है कि जब दैत्य के नाम का चिन्ह पूरा हो जाए तो उसे किसी शव पर बनाकर जला देना चाहिए। रेबेका पूछती है कि वह कैसे जान पाएगी कि कौन से प्रतीक इस्तेमाल करने हैं। रेमंड उसे पट्टियों के बारे में बताता है और जब वह पूछती है कि वह क्या हैं, तो वह कहता है कि वह उसे दिखाना बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही वह उठता है, रेबेका अचानक बेहोश हो जाती है क्योंकि दैत्य उस पर काबू पा लेता है। वह भयानक आवाज में